हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो कि बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं, सीटेट को जो है फेस करने जा रहे हैं। जैसे कि जुलाई और अगस्त के मिड में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो या फिर पहले से आप इसकी प्रिपरेशन में हो। आप कोई बच्चे, बहुत से बच्चे क्या होता है कि मार्क्स बढ़ाने की होड़ में होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम जैसे कि आप फेस करने जा रहे हो, तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि माइंड पर प्रेशर रहता है और कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स रहता है माइंड में कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे या फिर हमारे पास में बहुत टाइम बच गया है, तो हम किस तरीके से अपने बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करें। तो वैसे वो कौन से टॉपिक होते हैं जिन पर हम कमांड कर ले, या फिर कह सकते हैं कि कौन से कीवर्ड होते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन पर काम कर ले, तो हमारे जो कम से कम अगर हमारा जो टारगेट है अगर हम उस तक भी नहीं पहुंच पाए, तो जो एक तरह से एग्जाम को है उसको क्वालिफाई कर ले, है ना। अगर हम इसके क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई की तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं। तो 90 पे आप 150 में से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अगर एक टारगेट की बात करें, आपने एक टारगेट बनाया है, तो टारगेट के बेस में अगर आपने पढ़ाई की है, मुश्किल से अगर कह सकते हैं कि जब से नोटिफिकेशन आया है तो तभी से आप प्रिपरेशन में होंगे या फिर उससे उसके पहले से कर रहे होंगे। तो देखो, अब जितना भी समय है उसे किस तरीके से आप यूज करें कि अगर आपने जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल आपका 130 का टारगेट है, 120 का टारगेट है, तो किस तरीके से उसको अचीव करेंगे, तो उस पर फोकस करना जरूरी है कि अगर आप कहीं पर गलती कर रहे हैं तो वो गलती कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे जरूरी क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं तो आप यही कहोगे कि सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस भी क्लियर है, आपको सिलेबस कंप्लीटली सिलेबस आपके पास में है, और जैसे कि हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में होता क्या है कि आपको ये देखना है कि उसके उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको उसका पैटर्न क्लियर होना चाहिए। और पैटर्न क्लियर यहाँ पर देखो, अगर आप हो सकता है कि फर्स्ट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सेकंड लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आपके पास में एलिजिबिलिटी है बीएड की तो आप दोनों एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एक की तैयारी कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है। तो पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है, तो ये तो क्लियर आपको होगा। बात करें कि अगर आपको पैटर्न भी क्लियर है, या तक भी आपने अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक कर रखी है, तो कहीं आपको फिर उसके बाद ये देखना होता है कि टोटल मार्क्स कितने इसमें पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन कितने इसमें आते हैं, जो पूरा का पूरा पेपर होता है वो कितने क्वेश्चन का होता है। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि 150 का होता है ना। तो 150 के बाद में से अगर आपको जो कितना स्कोर है, जिसमें कह सकते हैं कि इसमें जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो कितना होता है, वो 90 होता है, यानी कि आपको 90 का स्कोर करना है। एक होता है स्कोर, जो जिसको आप करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक होता है टारगेट, तो टारगेट की बात अलग होती है, स्कोर की बात अलग होती है। तो स्कोर कितना करना होता है, आपको 90 का करना होता है, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। उसके बाद जब 90 को आपको ये क्लियर है कि 90 का स्कोर करना है, तो आपको उसमें मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप उसमें 90 का भी स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, तो कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो ये देखना बेहद जरूरी है। तो देखो, कुछ यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कौन से जो है उसका पब्लिकेशन का है, या फिर आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो लापरवाही होने की संभावना होती है वो यहाँ होती है कि कई बार हम होते क्या है कि जो बड़े बड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, तो हम उन्हें देखकर डर जाते हैं कि ये तो काफी मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये मुझसे नहीं होगा। और इस वजह से हम कहते हैं कि जो इजी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारा स्कोर भी अच्छा बना देते हैं, तो हम उन्हें भी कई बार अवॉइड कर देते हैं। तो जरूरी ये होता है कि आप कौन से क्वेश्चन पर सबसे पहले फोकस करें। तो सबसे पहले देखो, अगर आप आप साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो और साइकोलॉजी को ही फॉलो नहीं करोगे, तो उसमें सफलता कैसे हासिल करोगे। तो जरूरी ये होता है कि आप सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन को, या फिर कह सकते हैं कि इजी इजी जो चैप्टर होते हैं, आप छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि प्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स का एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट होता है। सीसीई का एक कॉन्सेप्ट होता है, सीसी यानी कि जो उसमें पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एजुकेशन में, ठीक है, इवेल्यूशन में, सॉरी, ठीक है। और अगर बात करें तो जैसे कि एनईपी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो छोटा होता है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करें। उनसे काफ़ी इलेक्ट्रा और ओडिपस एक कॉन्सेप्ट होता है, तो और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत छोटा कॉन्सेप्ट
होता है, तो जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे, इजी वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो जो टफ वाले कॉन्सेप्ट है आप उनको बाद में देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले पकड़ बनानी है छोटे और इजी कॉन्सेप्ट पर। और जब प्रैक्टिस करो, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा है कि आप उसको आंसर नहीं ले पा रहे हो, तो आप उस पर टिक लगा लो कि वो कौन सी थ्योरी से आया हुआ है, कौन से उसके थिंकर्स की थ्योरी से आया हुआ है। उसके जस्ट बाद आप उसको खोलकर देखो कि मुझसे ये आंसर क्यों नहीं लिया गया है और कौन सी ऐसी बात थी जो मैं भूल गया, है ना। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को टिक कर लो, जिससे हर बार क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। देखो, आप देखोगे कि कोहलबर्ग की थ्योरी, वाटसन और जैसे ब्याजी की थ्योरी हुई, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर हुआ, लर्निंग वाला चैप्टर हुआ, और जैसे कि यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल वाला चैप्टर है, ठीक है, मोटिवेशन चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के चैप्टर को आप टिक कर लो, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं निश्चित तौर पर। तो ऐसे से जैसे कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन वाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दूसरी बात, पेपर का जो मोड है इस बार चेंज कर दिया गया है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है कोविड के बाद से, तो पेपर मोड इस बार ऑनलाइन है। तो थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर रहता है कि किस तरीके से हम उसको फेस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो होता था वो पेपर मोड होता था, तो अब जो है ये ऑनलाइन मोड हो गया है, तो कंप्यूटर पर सब चीज़ें करनी होती है। तो गलतियां मतलब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना है। अगर आप 130 का स्कोर टारगेट रख के चल रहे हैं और घर पे इसको जो है मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से आपके 90 भी नहीं बन पा रहे हैं, फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 100 बन पा रहे हैं, तो उस वक्त वहां पर जब आपके सामने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हाई होगा, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा और अलग होगा, तो उस टाइम आप समझो कि अगर आपने 130 का टारगेट रखा है, तो वहां पर आप सिर्फ 110 ही अचीव कर पाओगे। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा 2 गुना मेहनत आपको अपनी लेकर चलनी है, प्रैक्टिस को बढ़ा देना है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस को करना है। और ये जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप उस जो जिस थ्योरी से आया है उसे तुरंत उसी थ्योरी से आप देखो, क्लियर करो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको थोड़ा भी मतलब इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसे छोड़ दूं। उसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, अपने कॉग्निशन को यूज करके, अपने विवेक को यूज करके उसमें आंसर ले सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि दिमाग लगाने से भी आंसर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसे स्किप करने से बेहतर है कि कोई तुक्का ही लगा दो, क्या पता आपके एक नंबर यहाँ पर मिल जाए आपको, है ना। तो वो चीज़ करनी है। और दूसरा ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उस पर काम करना है। कई बार होता क्या है कि घर पर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो लापरवाही से एक ही प्रैक्टिस सेट को, जैसे कि 230 मतलब 2.5 घंटे का इसमें हमें पीरियड मिला होता है, 2.5 घंटे हमें मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक ही प्रैक्टिस सेट को 3 घंटे में कर रहे हैं, 3.5 घंटे में या फिर 4 घंटे में कर रहे हैं। क्यों? बीच में चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया तो मैसेज देखने लग गए, या फिर फोन पर बात करने लग गए। तो उसमें क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता है। अगर आप उसी क्वेश्चन पेपर को घर पर बैठे पूरे के पूरे अगर एक्यूरेट टाइम में भी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम में देखना, आप नोटिस करना कि वहां पर उतने टाइम में नहीं कर पाओगे, वहां पर पीछे रह जाओगे। क्यों? वहां पर एक थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर रहता है कि क्यों क्वेश्चन नए होते हैं, भले ही हमने इतनी प्रैक्टिस की होती है, तो फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको लेकर चलना है। और दूसरा, कीवर्ड, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, जो कह सकते हैं कि आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे। तो वो कीवर्ड कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का हमेशा रोल रहता है साइकोलॉजी में, और कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जैसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ ओनली आ जाए, केवल आ जाए, तो वो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑप्शन में हमने टीचर को प्रायोरिटी दे रखी है ना, बच्चे को इग्नोर कर रखा है, तो वो भी हमारा आंसर कभी नहीं होता, वो भी गलत होता है। तो जहां पर बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे का इंटरेस्ट की बात की जाए, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हो, या फिर बच्चे को कह सकते हैं कि बच्चे के साथ में उस ऑप्शन में कहीं पर भी केवल ना लगा हो, और थोड़ा सा एक कहीं पर जो अभी तक मतलब एक मिथ्या तथ्य कह सकते हैं, या फिर ये देखा भी गया है, तो थोड़ा जो होता है जरा ज्यादा बड़े वाला जो ऑप्शन होता है, एक तुक्के वाली बात नहीं कहूंगी, एक्सपीरियंस वाली बात कहूंगी, तो उसमें आप देखना जिसमें साइकोलॉजी की भाषा का यूज किया है, साइकोलॉजिकली मतलब ऑप्शन को रखा गया है, तो वो मोस्टली पॉसिबिलिटी रहती है, वो हमारा आंसर रहता है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं
आ रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाओगे और कीवर्ड पर थोड़ा काम कर लोगे तो आप आसानी से आंसर लेना सीख जाओगे। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करके चलना है टाइम का, पर मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करके रख लेने हैं, और अपना ये जरूर देखना है कि वहां पर आप यहाँ पर पेपर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर आपको कंप्यूटर पर वो टेस्ट एग्जाम देना है। ठीक है, अपना टारगेट अगर 130 प्लस लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको 100 या फिर 110 अचीव होगा। तो ये सब चीजें हैं जिनके लिए आपको पहले से तैयार होना है, और ये पैटर्न जरूर समझ लेना। एग्जाम अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो फेस कर रहे हो तो ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। देखिए ये है फर्स्ट लेवल का, प्राइमरी लेवल का पैटर्न, जिसमें कि आपके 5 सेक्शंस होते हैं, और 5 सेक्शंस में सबसे ज्यादा आपको काम किस पर करना होता है ये भी ज्यादा जरूरी है। तो देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोर्शन रहता है ना, वो रहता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का, क्योंकि यहाँ जो पेडागोजी या फिर जो साइकोलॉजी आपको सिखाई जाएगी, वही वो पेडागोजिकली उससे संबंधित क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में भी पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज 20 लैंग्वेज में से जो भी चूज करते हैं, ठीक है, फिर दूसरी लैंग्वेज में भी पूछे जाएंगे, फिर आपके मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, और आपके ईवीएस वाले पोर्शन में भी इसी तरीके से पेडागोजिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जरूरी क्या है, कौन से पोर्शन पर काम करना जरूरी है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट वाले साइकोलॉजी के पोर्शन पर काम करो, तो आपका जो पेडागोजिकली पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। तो 30 मार्क्स के रहते हैं, टोटल बात करें तो 150 मार्क्स का टोटली रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट लेवल। दूसरा अगर बात करें तो सेकंड लेवल में भी सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही पोर्शन यहाँ पर चेंज होंगे, बाकी 3 पोर्शन जो है इक्वली यहाँ पर मतलब सेम रहते हैं। ये वाला पोर्शन भी सेम है 30 मार्क्स का, और 2 लैंग्वेज यहाँ पर कंपलसरी पूछी जाती है। तो 30 मार्क्स की जो चेंज यहाँ पर आता है सेकंड लेवल में, वो आता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, या फिर अगर आप आर्ट साइड से है तो आपको सोशल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 60 मार्क्स के। तो टोटल तो वही रहेगा 150 मार्क्स का। तो आपको एक तो सबसे ज्यादा काम इसमें भी किस पर करना है, इस वाले पोर्शन पर करना है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी पेडागोजी को मजबूत करने में, ताकि बाकी पोर्शन को आप अच्छे से इसमें कम से कम 15 नंबर का तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और यहाँ पर भी आपको ये निश्चित तौर पर हेल्प करेगा आप अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को यानी कि सीडीपी को मजबूत कर लिया। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमें सबसे ज्यादा काम कहाँ पर करना है, कौन सी चीज पर फोकस करना है, और प्रैक्टिस को आपको मल्टीपल टाइम से बढ़ा देना है। ठीक है, कीवर्ड पर ज्यादा काम करना है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना है, और उसके बाद में बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, और जो चैप्टर है उसमें सबसे जो इजी चैप्टर रहते हैं सबसे पहले उसे क्लियर कर लेना है, बाद में बड़े चैप्टर को देखना है। और प्रैक्टिस करते टाइम आपको टिक लगा लेना है उन क्वेश्चनों पर जो आपसे नहीं हो पाए पहली बारी में, और कहीं पर आपको डाउट रह गया तो आप चैप्टर में तुरंत देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हुआ होगा, थोड़ा डर कम हुआ होगा। इसी के साथ में अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई भी मतलब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं होती है इसमें, और ये तो कह सकते हैं कि ईयर में 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में लेना चाहेंगे आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।